हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संसद जो कि संघीय विधायिका है हमारे देश की, उसके परिचय और उनका जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके ऊपर चर्चा की कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होती है, उसका संगठन क्या है, उसके जो सभापति हैं जो कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति रहते हैं और उसी के नाते उनको वेतन मिलता है। तो उस पर हमने तो आज हम जो कि हमारी संघीय विधायिका अर्थात हमारी जो भारतीय संसद है उसका जो निचला सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, यानी कि लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। और लोकसभा जो कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पे जो भारतीय जनता है यानी कि जो भी पंजीकृत मतदाता हैं उनके प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो प्रतिनिधि चुनते हैं उनसे गठित होती है। और लोकसभा में 552 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें 530 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। और जब कभी जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति उनको ये लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार 552 सीटें निर्धारित की हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन। तो जो लोकसभा है वो जो कि लोकप्रिय सदन है और जो इसके सदस्य हैं जो भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पे प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है सीधे भारतीय जनता द्वारा वो चुने जाते हैं। अवधि इसकी जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। अपार स्वरूप यदि हम जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की चर्चा करें तो उस समय इसका कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन अगले ही 44वें संशोधन से पुनः उसे 5 वर्ष कर दिया गया। तो जो लोकसभा के विरुद्ध जो 5 वर्ष की जो सामान्य समयावधि है उससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है या और इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। तो संसद के द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जब देश में कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो। तो अन्य किसी मामले में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 महीनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सामान्य रूप से जो इसकी अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। इसके जो सदस्य हैं उनकी हम जैसे निहरताओं या योग्यताओं की बात करें तो अनुच्छेद 102 में उनका वर्णन किया गया है कि वो भारत की नागरिक होना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो तो भी वो उसका सदस्य नहीं हो सकता। एक चीज़ और, अनुच्छेद 103 में इसके सदस्यों की जो निहरताएँ हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा और निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही किया जा सकता है। इसके सदस्यों की पद रिक्ति कब कब हो सकती है कि कोई भी सदस्य संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। तो संसद ने यह नियम बनाया है कि यदि एक व्यक्ति 14 दिन के अंदर अंदर अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता तो उसकी पूर्ववर्ती सदन की सीट को रिक्त मान लिया जाता है। जैसे कि कोई राजस्थान की जो विधानसभा उसका सदस्य है और उसी समय या उसके कुछ समय बाद वो यदि लोकसभा का सदस्य चुना जाता है और वो अपने किसी भी सदन की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता है तो 14 दिन के अंदर अंदर उसी पूर्ववर्ती यानी राजस्थान विधानसभा की जो सीट है उससे इसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। कोई भी सदस्य राज्य विधायिका का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। और दूसरा, यदि सदन की कार्रवाई के दौरान बिना किसी सूचना के 60 दिन तक वो सदन की कार्रवाई से एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। अब ये इसके कितने सदस्य हैं
उसके ऊपर हमने चर्चा की, कार्यकाल के ऊपर, और किस प्रकार से सदस्यों की पद रिक्ति किन किन कंडीशनों में हो सकती है उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब संसद के जो सत्र हैं उनके ऊपर चर्चा हम करेंगे कि संसद में जो नियमित रूप से एक वर्ष में 3 बार सत्र आयोजित होने चाहिए, और वो चाहे तो विशेष सत्र भी आयोजित कर सकती है। जो नियमित सत्र हैं वो पहला बजट सत्र हो, जो कि वर्ष का पहला सत्र होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होता है। तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर संबोधित करते हैं। ये जो संयुक्त बैठक है वो संयुक्त बैठक नहीं है जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ये एक सामान्य संयुक्त बैठक है जिसमें साल के प्रथम वर्ष दोनों जो सदन हैं उनको संयुक्त रूप से राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से संबोधित करते हैं। तो ये जो बजट सत्र है वो संसद का सबसे लंबा सत्र होता है, जो कि फरवरी माह में चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इस सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत किया जाता है और उस पर चर्चा कर उन्हें वो पारित किए जाती है। दूसरा मानसून सत्र है जो कि जुलाई अगस्त के माह में तीसरे सप्ताह में चलता है, जिसमें मुख्यतः विधायी कार्य होते हैं, और ये संसद का दूसरा सत्र होता है। तीसरा शीतकालीन जो कि संसद का तीसरा सत्र है, जो सबसे छोटा होता है, नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होता है। विशेष सत्र भी इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और ये विशेष सत्र जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इस दौरान विशेष कार्यों को संपन्न किया जाता है। यह नियमित सत्र के दौरान भी या उसके बाहर भी आयोजित किए जा सकते हैं। जो लोकसभा का जो विशेष सत्र है अनुच्छेद 352 में, वो यह उपबंधित करता है कि जब लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप में राष्ट्रीय आपात की निरंतरता को निर्मोदित करने के लिए इरादे से लोकसभा के अध्यक्ष को अपना एक प्रस्ताव भेजते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया जाता है। तो इस प्रकार से विशेष सत्र होते हैं। एक सत्रावसान, जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सत्र बुलाता है और उसका समापन भी वो स्वयं करता है। संसद सत्रावसान के पश्चात पुनः केवल तभी बैठक आयोजित कर सकती है जब राष्ट्रपति इस संबंध में नए संदेश जारी करे। तो संसद में जो भी लंबित कार्रवाई हैं और जो विधेयक हैं वो सत्रावसान के दौरान व्यपगत नहीं होते हैं, अर्थात वो समाप्त नहीं होते। यानी चलती हुई बैठक के बाद यदि सत्रावसान हो जाए और वापस दोबारा से वो समवेत होती हैं तो उस दौरान कोई भी कार्रवाई चल रही थी विधेयकों से संबंधित तो वो समाप्त नहीं माने जाएंगे। जब भी सत्र दोबारा समवेत होगा तो वो वापस प्रक्रिया में आ जाएंगे। एक होता है लोकसभा का विघटन, जो कि चूँकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है अतः उसका विघटन कभी भी नहीं होता। लोकसभा का विघटन या अनुच्छेद 85 यानी लोकसभा के जीवन का अंत, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा के गठन हेतु आम चुनाव आयोजित किए जाते हैं। तो जो सभी विधेयक और कार्रवाइयाँ जो संसद में लंबित हैं और लोकसभा के विघटन के साथ ही वो व्यपगत हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। एक टर्म स्थगन भी काम में ली जाती है, अर्थात किसी बैठक के कार्य का निलंबन, तो जो कि घोषणा इसकी सदन का जो अध्यक्ष है वो करता है, जो कि 2-4 मिनट से कुछ दिनों के लिए भी हो जाती है, जिसे अनिश्चित काल के लिए कहा जाता है, यानी साइन डाइन। अब ये तो ऐसी टर्में हैं जो सत्रों से संबंधित हैं। अब इसमें विधेयक किस प्रकार से पारित होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि जो संसद है उसमें 4 प्रकार के विधेयक हैं वो पारित किए जाते हैं। पहला साधारण विधेयक, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पे जो साधारण विधेयक हैं मंत्री प्रस्तुत करते हैं तो वो सरकारी विधेयक कहलाया जाता है, और जो मंत्रियों के अलावा कोई भी सदस्य जब विधेयक पारित करने के लिए पेशकश करते हैं तो उससे अध्यक्ष से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तो ये गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो इसमें 3 वाचन होते हैं, जो पहले में विचार विमर्श होता है और दूसरे में
वो यदि आवश्यक समझा जाए तो जो प्रवर समिति है या संयुक्त समिति है उनको ये प्रेषित किया जाता है, और तीसरे में जाके जो तीसरा वाचन है उसमें ये अनुमोदित के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो जो साधारण विधेयक है वो धन, वित्त या संविधान संशोधन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक हैं वो सब साधारण विधेयक कहलाते हैं, और ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती। केवल अपवाद स्वरूप अनुच्छेद जो 3 है उसके मामले में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, और दोनों सदनों के द्वारा वो साधारण बहुमत से पास होता है। यदि किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो गतिरोध समाप्त करने के लिए दोनों सदनों अर्थात अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक दोनों सदनों से पास होकर प्रस्तुत किया जाता है तो तब राष्ट्रपति या तो उसे अनुमति दे सकते हैं या उसे निलंबित वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग वो कर सकते हैं। दूसरा धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 के तहत वर्णित है, और यह वह विधेयक होता है जो अनन्य रूप से एक या ज़्यादा धन संबंधी मामलों से को निपटाता है। तो इससे संबंधित 4 उपबंधित जैसे किसी कर का करारोपण, उन्मूलन या संशोधन करना, भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना या किसी प्रकार की गारंटी प्रदान करना, संचित निधि की अभिरक्षा, आकस्मिक कोष जो होता है उसकी अभिरक्षा, ऐसे इन कोषों से कोई धन निकालना या उन पर कोई व्यय आरोपित करना। तो इस प्रकार की जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं, और ये धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो धन विधेयक को पारित करने के मामले में लोकसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है क्योंकि लोकप्रिय सदन है। तो एक धन विधेयक के साथ इस बात अध्यक्ष की ओर से एक प्रष्टांकन पत्र होना चाहिए कि वो धन विधेयक है, अर्थात एक लिखित रूप में जो अध्यक्ष हैं वो जारी करते हैं उससे संबंधित एक पत्र कि ये धन विधेयक इसके तहत आता है, और दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होता है। जब यह लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है तो तब इसे राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है। तो राज्यसभा इस संबंध में फिर अपनी 4 विकल्प चुनती है। वह विधेयक को या तो पारित कर दे, या उसको पूर्ण रूप से नकार देती है, या उससे संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करे। तो यदि वो उससे संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करती है तो लोकसभा द्वारा उसके 14 दिन का गुजर जाने का इंतज़ार किया जाता है, और 14 दिन तक वो कुछ नहीं करती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि दोनों सदनों द्वारा वो विधेयक पारित है। एक चौथा विकल्प और है, यदि राज्यसभा कुछ संशोधनों के साथ उसे भेजे, और ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे माने या नहीं माने। यदि वो उन्हें मान लें तो ये कहा जाता है कि राज्यसभा के संशोधनों के साथ लोकसभा द्वारा पारित वो विधेयक है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वो धन विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करता है। एक वित्त विधेयक और होता है जो कि अनुच्छेद 117 के तहत होता है, और ये वो विधेयक होता है जो एक या ज़्यादा धन संबंधी मामलों के साथ अन्य मामलों के साथ भी संबंध रखता है। यदि ये विधेयक गैर धन संबंधी मामलों के साथ संबंध रखता है तो इसे वित्त विधेयक कहा जाता है। ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जब इससे में गैर संबंधी मामले शामिल होते हैं तो राज्यसभा को इस विधेयक के संबंध में लोकसभा के समान ही विधायी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। एक जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विधेयक जिसे अनुच्छेद 368 में वर्णित है, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, और तीनों ही वाचनों में उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो संविधान के एक या ज़्यादा उपबंधों में संशोधन के लिए ये प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक रूप से सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत अथवा जो सदन के उपस्थित और जो मतदान करने वाले सदस्य उनके 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित किया जाता है, और इसी कारण इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। यदि संसद का कोई सदन संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के मामले में सहमत नहीं हो तब यह विधेयक समाप्त हो जाता है,
क्योंकि गतिरोध की स्थिति में यहाँ संयुक्त बैठक का इस विधेयक के संबंध में अर्थात अनुच्छेद 368 के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यदि एक विधेयक संविधान के किसी भी भाग या उपबंध का संशोधन करना चाहता है और यदि उसमें संघ और राज्यों की मत शक्तियों के विभाजन संबंधी कोई प्रावधान है या राष्ट्रपति चुनाव के संबंधी मामले हो, तो ऐसे जो मामले हैं उनमें जो संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है, तो इसमें साथ साथ आधे राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा वो अनुमोदित भी प्राप्त होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति की अनुमति के हेतु भेजा जाता है। अर्थात ऐसा प्रश्न जो कि मूल आधिकारिक ढांचे से संबंधित हो, तो वो आधे राज्यों का समर्थन भी उसमें होना चाहिए। तो ये सारे ऐसे मामले हैं जो कि संविधान संशोधन विधेयक के समक्ष आते हैं, और संविधान संशोधन अपने आप में एक विशेष अनुच्छेद है या प्रावधान है। तो इसमें साधारण बहुमत नहीं चलता, इसमें सभी वाचनों में विशेष बहुमत चलता है, और यहाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान भी बिल्कुल नहीं है। एक हमारी संसद में जो एक स्थिति बनती है, अधिकांशतः बनती है गतिरोध की स्थिति। तो गतिरोध दोनों सदनों के मध्य तब उत्पन्न होता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक पर दूसरा सदन सहमत नहीं हो, अर्थात संसद के जो दोनों सदन हैं उनके मध्य अंतिम रूप से असहमति उत्पन्न हो जाए, और ये असहमति साधारण विधेयक और जो वित्त विधेयक है उनके ऊपर बनती है। और जब एक सदन द्वारा ये पारित कर दिए जाते हैं और दूसरे सदन को जब भेजे जाते हैं, तो दूसरा सदन इनमें कुछ विकल्पों का चुनाव करता है, जैसे कि वो विधेयक को पारित कर दे, तब तो कोई गतिरोध की उत्पत्ति होती नहीं है। लेकिन जब वो विधेयक को नकार दे और दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए, या जो सदन है वो विधेयक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करे, उसे 6 माह तक अपने पास लंबित पटके रखे, तब गतिरोध उत्पन्न होता है। या जो सदन है वो संशोधन सुझाए और वो विधेयक पुनः आरंभकर्ता सदन के पास चला जाए, और यदि संशोधन उस सदन के साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं तब वो पारित मान लिया जाता है। यदि एक या ज़्यादा संशोधनों को नकार दें और दोनों के मध्य यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो इन गतिरोध की स्थितियों में जो अनुच्छेद 108 है संसद के जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है, उसको आयोजित कर गतिरोध को दूर करने का उपबंध करता है। और ऐसी बैठक में जो गतिरोध है वो संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा उसे दूर किया जाता है। तो ऐसे कुछ मामले बने भी हैं, जैसे दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंक सर्विस से संबंधित जो विधेयक है 1978, पोटा से संबंधित जो कि 2002 में आया था। इस प्रकार के हैं जहां संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। एक जो राष्ट्रपति, हमने शुरू में चर्चा की कि जो राष्ट्रपति हमारी संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति किस प्रकार से उसका अविभाज्य अंग है, तो वो इस दृष्टि से कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके माध्यम से वो संसद से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो वो जो अभिभाषण है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वो कब कब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जब नई निर्वाचित लोकसभा का गठन चुनाव आयोग करता है, उस समय मंत्रिपरिषद का जो गठन है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति है, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी शपथ और स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का संसद की संयुक्त बैठक को जो अभिभाषण है वो, और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये एक इसी क्रम से ये संसदीय की एक प्रक्रिया है जो निभाई जाती है। अब हम लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो अनुच्छेद 93 है उसमें जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन का सभापति होता है और सदन की अध्यक्षता करता है और सामान्यतः 2 कार्य संपन्न करता है। पहला, जो कि सदन की कार्रवाइयों के दौरान वो अध्यक्षता करता है, यानी उन्हीं के संचालन में वो समस्त कार्रवाइयाँ निपटाई जाती हैं। दूसरा, लोकसभा का जो सचिवालय है उसका प्रशासनिक अध्यक्ष का जो पद है उसको भी वो संभालते हैं। और
इस पद पर रहते हुए जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं वो कार्य करता है, जिसके लिए वह न्यायालय में जवाबदेही होता है। तो स्पीकर अपने पद पर लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी वो बना रहता है और वह अपने पद को तब तक रिक्त करता है जब चुनाव आयोग द्वारा नई लोकसभा का गठन नहीं कर लिया जाता। तो जहाँ राज्यसभा में जो स्पीकर है या जो सभापति का जो दायित्व है वो हमारे उपराष्ट्रपति निभाते हैं, और लोकसभा में एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो कि नई लोकसभा चुने जाने पर उसमें चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो कुछ विशेष शक्तियां हैं जिसके कारण एक बड़ा ही अहम पद वो बन जाता है, जैसे धन विधेयक है उसको प्रमाणीकृत करने का कार्य उन्हीं का निर्णय इस मामले में अंतिम होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब कभी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाती है। संसद की जो तमाम समितियां होती हैं वो अनिवार्य रूप से स्पीकर के नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। एक अस्थायी अध्यक्ष भी होता है जब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, और अवसरों की संख्या के आधार पर यह वरिष्ठता निर्धारित की जाती है कि कौन सा सदस्य कितनी बार लोकसभा का सदस्य बन चुका है। तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो एक सदस्य के रूप में ही पद की शपथ ग्रहण करता है, लेकिन वो दो कार्य करता है। दूसरा कि वो लोकसभा की जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाता है, और जब सदस्य अपनी शपथ ले लेते हैं और वो लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की तैयारी करते हैं तो उस समय वो सदन की अध्यक्षता करता है। यहाँ अध्यक्ष को हम यदि अपने समय से पूर्व हटाने की बात करें तो उसे 14 दिन की पूर्व सूचना देकर और एक विचार प्रक्रिया के दौरान जिस वो पीठासीन नहीं होता है, उस समय सभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का उसे पूरा अधिकार होता है, लेकिन उसे मत का अधिकार भी होता है, लेकिन बराबर की स्थिति में वो निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता। और जो लोकसभा है उसके सदनों के समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे उसके सदस्यता जो पद है उससे उसे हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना एक नोटिस के माध्यम से देकर। तो ये लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाता है, कैसे उसे समय पूर्व हटाया जाए, इसके ऊपर और उसकी जो विशेष शक्तियाँ हैं उसके ऊपर हमने अभी चर्चा की है। अब जो हमारी संसद है वो किस प्रकार से कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखती है वित्तीय माध्यम से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो कार्यपालिका, क्योंकि समस्त कार्रवाइयाँ क्रियान्वयन जब विधेयक के बाद, क्योंकि विधायन का कार्य संसद का होता है और उस विधायन का क्रियान्वयन वो किस प्रकार से करें और इस बात का नियंत्रण रखना संसद का दायित्व होता है। तो कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण या कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, और ये विभिन्न साधनों के द्वारा आरोपित किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 265 के तहत यह उपबंध है कि कोई भी कर बिना कानून की सत्ता के कार्यपालिका के द्वारा न ही आरोपित किया जा सकता है न ही संग्रहित किया जा सकता है। तो ये बात देखने का कार्य किसका है, हमारी संसद या विधायिका का। उसके बाद जो अनुच्छेद 112 है जो कि वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा हुआ होता है कि किस प्रकार से जो हमने धन हम रिजर्व कर रहे हैं कि इस बात से हम आगामी वर्ष के लिए इसको खर्च करेंगे, वो एक विवरण रिपोर्ट होती है वार्षिक वित्तीय, उसके जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है, वो अनुच्छेद 12 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो रखी जाती है, और उसके माध्यम से भी जो संसद है जब उस पर चर्चा होती है और बहस होती है तो उसके माध्यम से भी जो संसद है वो कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से जो भारतीय संसद है वो अपनी इन कार्रवाइयों के माध्यम से हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये लोकसभा और उसकी प्रक्रिया और जो
कार्रवाई हैं उन पे हमने अभी चर्चा की। अब अंत में हम जो लोकसभा की जो समितियां हैं उन पे चर्चा करेंगे कि लोकसभा की 3 वित्तीय समिति होती हैं। लोक लेखा समिति, आकलन समिति है जिसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, और लोक उपक्रम समिति। जो लोक लेखा समिति है तो इसका एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि यह समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और जो कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनकी रिपोर्ट की ये जांच करती है। तो इसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से 22 सदस्य इसका होते हैं और विपक्ष का जो नेता है वो इसका एक प्रथा के माध्यम से अध्यक्ष बनता है जो कि 1967 से चली आ रही है। दूसरी प्राक्कलन समिति जो कि इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये पूर्णतः लोकसभा की समिति होती है। इसके भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होती, जिस प्रकार से लोक लेखा समिति के भी नहीं होते। तो इसका जो गठन है वो बजट प्रस्तुत होने के बाद किया जाता है और ये लोक लेखा समिति की ही एक तरीके से जुड़वा बहन है क्योंकि दोनों का कार्य परस्पर पूरक है। और यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है और संगठन की जो कार्यकुशलता है, प्रशासन में जो सुधार है उसमें संबंधित ये कार्य करती है। एक समिति जो ये सारी स्थायी समितियां हैं और एक है लोक उपक्रम समिति। तो इसमें भी उसी प्रकार से सदस्य होते हैं जिस प्रकार से लोक लेखा समितियों में होते हैं। जो लोक उपक्रम समिति जो इस बात को देख रेख करती है कि जो भी सरकारी उपक्रम है जैसे FCI, IFC, NTPC वगैरह, तो वो कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। तो उनका प्रशासन से संबंधित, सुधार से संबंधित जो भी कार्य हैं वो इसके माध्यम से निपटाए जाते हैं। तो ये सारी संसदीय समितियां हैं जो कि लोकसभा की हैं। इनके माध्यम से वो एक तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं और जो सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी नज़र ये रखते हैं। तो ये छात्राओं हमने इन 2 सेशन के माध्यम से जो भारतीय संसद है और उसकी जो सदन है उनके ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार से उनका संरचना, उनकी संगठन, कौन उनके अध्यक्ष सभापति होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनमें जो विधेयक हैं वो किस प्रकार से उनमें पारित किए जाते हैं और किस प्रकार से वो कानून का रूप धारण करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।